हाँ दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में स्थित जो पठार है उस पर हम अध्ययन प्रस्तुत करने वाले हैं। इससे भी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको तो हम कवर करेंगे ही, और उसे याद रखने का एक आसान सा तरीका बताएंगे। हालांकि हम ट्रिक पर विश्वास तो नहीं करते हैं, क्योंकि आप ट्रिक से सिंपल एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको बड़े लेवल का एग्जाम निकालना है, यूपीएससी है, पीसीएस है, वो सब एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए आपको ट्रिक नहीं, एक विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो आपको जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि मैंने हिंदी व्याकरण का संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया है, जो कि प्लेलिस्ट के रूप में आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण मिल जाएगा। और ये भारत के भूगोल की कड़ी में अगला वीडियो है। इसके बाद भी और भी सब्जेक्ट पे हम बात करते रहेंगे। तो आप अगर नए हैं तो कृपया जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके आप अपनी राय हमें बताइए। अगर कोई सुझाव है तो सुझाव भी दीजिए, आपके सुझाव का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आप देख सकते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का पठार। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रायद्वीपीय पूछे या दक्षिण भारत पूछे, दोनों एक ही है। पहला कंफ्यूजन यहाँ दूर हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये भारत है। प्रायद्वीपीय और दक्षिण भारत में जो प्रमुख पठार है उस पर हम बात करेंगे, और वो ये है कि जैसे कौन कौन सा पठार है, कहाँ कहाँ स्थित है, उस पर हम जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे अरावली है, अरावली की श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, इधर आप देख सकते हैं मेघालय का पठार, इधर हो गया पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। इस पर हम क्रमिक रूप से, क्योंकि एक ही वीडियो में इसको समाहित नहीं किया जा सकता, इसलिए हो सकता है 2-3 वीडियो इस पर बनाया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने वीडियो में ये समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये चीजें आपको माइंड में सेट कर लेना कि कौन सा कहाँ स्थित है। अरावली ऊपर, उसके बाद ये विंध्याचल हो गया, विंध्याचल श्रेणी, उसके नीचे है सतपुड़ा श्रेणी। ये 3 तो मुख्य है। उसके बाद ये बीच में हो गया दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये यहाँ पे देख रहे हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत में, पूर्वी घाट पूर्वी भारत में, मेघालय आप देख रहे हैं वो मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं कि कितनी जानकारी हम दे पाते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको पूरे टॉपिक याद हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस पर जानकारी प्रस्तुत करने से पहले हमें प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का जो पठार है उसका जो एक निष्कर्ष है, निचोड़ है, उस पर हम जो है कि अध्ययन कर लेना चाहते हैं। तो अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इसका निर्माण, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत के पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो जान लीजिए कि इसका निर्माण जो है, जो चट्टान इसके निर्माण में सहायक हुआ है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित, ये जो है पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टान इस पठार के, ये पठार के निर्माण में सहायक है। तो अब और जानना कि कितना पुराना पठार हो सकता है। तो जान लीजिए ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा भारत का, ये जो है कि दक्षिण भारत का जो पठार वाला हिस्सा है, ये अपना गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड भूमि के, इस पे भी हम कभी विस्तार से बात करेंगे आने वाले समय में। यहां से हमको इस टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, गोंडवाना लैंड की भूमि के टूटने फूटने और अपरदन से ऐसे पठार का निर्माण हुआ है।
तो जान लीजिए इसमें क्या, और भी क्या जानना है। गोंडवाना लैंड भूमि का भाग है, यह पठार या यह हिस्सा इस भूमि के, गोंडवाना लैंड भूमि के टूटने फूटने और अपरदन से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? गोंडवाना लैंड के भूमि के टूटने फूटने तथा अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है दोस्तों? अब और जान लेना है कि इनकी निर्माण क्लियर हो गया। अब यह जानना है कि इनकी औसत ऊंचाई कितनी होती है। औसत ऊंचाई प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी होती है, यह जान लेना है कि इनकी औसत ऊंचाई होती है दोस्तों 600 से 900 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, 600 से 900 मीटर इनकी औसत ऊंचाई होती है। अब एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है, 600 से 900 क्यों कहा? औसत पहले आपको क्लियर कर लेना है कि औसत होता है। आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो बखूबी आप समझते होंगे। माध्य या औसत आप निकालना बखूबी जानते होंगे कि जैसे सपोज मान लीजिए कि औसत निकाला कैसे जाता है। एक उदाहरण देखिए आप, जैसे मान लीजिए 4, 2, 3, 5, 6, ये 5 अंक है। इसका यदि हम औसत निकालते हैं, तो इसको करते क्या है हम, आप समझ रहे हैं कि सबका योगफल क्या करते हैं, योगफल बटा संख्या, ऐसा करते हैं तो इनका औसत निकलता है। अब जैसे देखिए इस सबका योगफल कितना होता है, 4, 2, 6, 3, 9, 5, 14, 6, 20, योगफल कितना हो गया 20। और ये संख्या का संख्या वही है, इनकी गिनती देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो योगफल में संख्या से भाग देना है, जब इनको आप भाग देंगे तो 4 आता है। तो यही है औसत। ठीक है ना, कुछ का ज्यादा ऊंचाई होता है, कुछ का कम ऊंचाई होता है, तो उसको जो है कि योगफल के, उनके योगफल को उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है, तो उसको हम औसत कहते हैं या माध्य कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और जान लेना है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है। ठीक है दोस्तों, लंबाई, ये जो प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत का पठार है, इसकी लंबाई क्या है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो जान लीजिए उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, मतलब ये उत्तर से दक्षिण, यहां से अगर आप लेते हैं, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। क्लियर है? तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। ये हम जो है कि मुख्य पॉइंट पे ही हम गौर कर रहे हैं। अब होती है पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। क्लियर है? ये सब चीजें आपको इसमें जानना जरूरी है। अब एक चीज और जान लीजिए, इसका आकार कैसा माना गया है। जैसे प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत के पठार का आकार भी कई बार पूछा जाता है। आकार कैसा होता है? अनियमित त्रिभुजाकार, मतलब पूरी तरह त्रिभुज के आकार का नहीं है, लेकिन यह त्रिभुज के आकार से नकारा भी नहीं जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार से सम्मिलित रूप से यह सभी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार, अब जैसे ये देखिए त्रिभुजाकार जो अनियमित है, जैसे आप यहां से उठाते हैं, इस तरह अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं ऐसे, या उठाइए तो एक त्रिभुज के आकार का यह दिखता है, इसलिए इसको कहा गया, इनका आकार जो है अनियमित त्रिभुजाकार होता है। तो फिर से क्लियर कर लीजिए
कि प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत के पठार का मीनिंग एक है। क्लियर हो गया? इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका जो है कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय या रूपांतरित चट्टान से इनका निर्माण हुआ है। ये किस युग के चट्टान की बात हो रही है? गोंडवाना लैंड जो अपना हिस्सा है, उस काल की चट्टान के टूटने फूटने और अपरदन से, अपरदन आप समझ रहे हैं, बहाव के द्वारा, नदी के बहाव के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह या हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज बहा कर ले जाया जाता है तो उसको अपरदन कहा जाता है। ये अलग मैटर हो गया, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है। इस भूमि के टूटने फूटने तथा अपरदन से इसका निर्माण हुआ, ये जानना है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 600 से 900 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है, औसत ऊंचाई है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? आप लंबाई कहिए या चौड़ाई कहिए। उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये मुख्य बातें इसका जो है कि प्रायद्वीपीय पठार से पूछा जाता है, ठीक है ना? तो क्लियर है दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम इस वीडियो में एक अरावली श्रेणी को हम क्लियर कर लेना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में से एक है अरावली श्रेणियां। इस पर हम जो है कि उन टॉपिक पे हम अध्ययन करते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप एकदम माइंड फ्री होके बैठिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम क्लियर करके दिखाते हैं और आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो पहले इसमें हमको देखना क्या है कि अरावली श्रेणी स्थित कहाँ है। क्लियर है? अरावली श्रेणी में जो पर्वत है वो पर्वत स्थित कहाँ है, तो जान लीजिए कि ये रचना में आपको दिख रहा होगा, पूरे भारत में अगर आप देखें तो पश्चिमी हिस्सा में स्थित है, ठीक है? तो कहाँ स्थित है? पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। तो पहला प्रश्न से पूछा जाता है कि अरावली की पहाड़ी या अरावली श्रेणियां कहाँ स्थित है? पश्चिम या उत्तर पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत में। याद रखिए दोस्तों, हम इसमें प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत के पठार की बात कर रहे हैं, तो माइंड में हमेशा ये बातें ही रखना है कि इसी की बात की जा रही है। तो पहली बात हो गई कि अरावली श्रेणियां कहाँ स्थित है? अरावली श्रेणियां पश्चिम और उत्तर पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। क्लियर हो गया? अब इसका विस्तार कितना है? अब दूसरा प्रश्न उठता है कि अरावली की श्रेणियां या अरावली पहाड़ियां जो है वह कहाँ, उसका विस्तार कितना है? तो जान लीजिए, ये अपना गुजरात, हालांकि ये मेरे पास डिजिटल माध्यम नहीं है ताकि हम आपको दिखा सके, हमको जो माध्यम है उसी के थ्रू आपको समझाना है। तो अरावली पहाड़ियां जो है कि वह गुजरात से लेकर दिल्ली तक इनका विस्तार है। अरावली पहाड़ियां कहां से कहां तक स्थित है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ये भी क्लियर हो गया? अब इनकी लंबाई क्या है ये जान लीजिए। 800 किलोमीटर का हिस्सा ये कवर करता है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर के दायरे में यह स्थित है। क्लियर है दोस्तों? अब एक चीज और जानना है कि यह फिर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको भारत का मानचित्र पता है तो आप जान रहे हैं, ये मानचित्र देखिए, इसमें राज्य तो नहीं है, जैसे यहाँ पे गुजरात है, चूंकि और इस जगह क्या है? दिल्ली है। क्लियर? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली,
चूंकि दिल्ली तक है, तो कितने राज्य को यह कवर कर रहा है अरावली की पहाड़ियां? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो इन 4 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है। तो जान लीजिए दोस्तों, इसमें जो राज्य कौन कौन सा हो गया? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये राज्य है, और एक दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें ज्यादा जो है कि माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, इसमें वो चीजें नहीं पूछी जाती। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमने पहले नंबर दूसरे वीडियो में, मतलब भारत के भूगोल का दूसरा वीडियो जब हम कवर कर रहे थे, तो उसमें हमने ये क्लियर कर दिया था, याद रखने का भी ट्रिक बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अरावली की पहाड़ियों को दिल्ली के निकट, जब ये दिल्ली के निकट जो पहुंचती है, उसको उस जगह कहा जाता है दिल्ली की पहाड़ियां के नाम से। दिल्ली की पहाड़ियां, इसको दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ियां के नाम से इसे पुकारा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब इसको जानना है कि अरावली की ये हो गया विस्तार। क्लियर? अब ये जानना है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, मतलब इस श्रेणी में, इस समूह में, ग्रुप में जो भी पहाड़ है या पर्वत है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो जान लीजिए इस एरिया में, अरावली श्रेणी में जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 300 से 920 मीटर, इनकी औसत ऊंचाई है। ठीक है? अरावली की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 300 से 920 मीटर। यह भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए कि इसका सर्वोच्च शिखर, मतलब अरावली की श्रेणियों में जितने पहाड़ हैं उनमें से सबसे ऊंचा शिखर तो कोई भी तो होगा, सबसे ऊंचा शिखर तो कुछ भी होगा। तो जान लीजिए सर्वोच्च शिखर कौन सा है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो जान लीजिए इनका सर्वोच्च शिखर है, वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर वो कहां पे है? इस जगह है, आबू पर्वत है उसके निकट ये गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर इसका माना जाता है, और उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। जान लीजिए यह कहां पे है? आबू के निकट स्थित है। तो ये बातें हमने इसमें जाना है कि अरावली, एक बार और क्लियर कर लेते हैं, अरावली की पहाड़ियां कहां स्थित है? प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भारत में। और क्या देखा हमने, यह कहां से कहां तक विस्तृत है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर में यह विस्तृत है। क्लियर है? कितने राज्यों में यह विस्तृत है या कितने राज्यों में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और क्या हमने देखा, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 300 मीटर से लेकर 920 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च शिखर या अरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर। उनकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, और ये कहां स्थित है? आबू पर्वत के निकट स्थित है। और चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें और भी प्रश्न बन रहा है, वो चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों? आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका निर्माण काल। ठीक है, देखते हैं निर्माण काल। इसका निर्माण किस काल में हुआ है? तो जान लीजिए इतिहास का या फिर भूगोल में नामकरण किया गया है। तो प्रायद्वीपीय पठार में अरावली श्रेणियां जो है, इसका निर्माण जो हुआ है वो है प्री कैम्ब्रियन
युग में कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। तो वो कब है? आज से कितना साल पुराना कहा जाता है? तो मान लीजिए ये इसका निर्माण काल जो है 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उल्टा क्यों लिखा गया? 570 से 600 मिलियन भी तो लिख सकते थे। तो याद रखिए दोस्तों, जब आप ईस्वी से पीछे जाते हैं तो उल्टी गिनती शुरू होती है, मतलब ऊपर से नीचे आना है। तो वही हमने यहाँ किया है, 600 से 570 की ओर आए हैं। अब रही बात ये मिलियन पहचानना है कि मिलियन क्या होता है, मिलियन में कितना साल होता है। तो जान लीजिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो जाहिर सी बात है 570 मिलियन अगर कहा है तो 570 में 1 लाख वर्ष से आप गुना कीजिए, तब जाके वो उतना वर्ष होगा। तो क्लियर? मिलियन क्या हो गया? क्लियर हो गया? तो अब इससे अनुमान लग रहा होगा कि कितना। तो 570 पे लाख जो है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन हो रहा है, तो 5700 लाख हो जाता है। अगर आप इसको जो है कि वर्ष में अगर डिवाइड करेंगे, 570 में एक मतलब 10 से गुना कीजिए, इतना लाख वर्ष पूर्व हो रहा है, लाख वर्ष पूर्व। तो क्लियर हो गया? 5700 लाख वर्ष पूर्व। इतना बोलने में टाइम लगेगा, तो सीधा 570 मिलियन वर्ष पूर्व। तो क्लियर है कि अरावली की श्रेणियों में जो पर्वत स्थित है उसका निर्माण काल क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल। उसका काल क्या है? 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व इनका जो है कि निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और क्या जानना है हमको, देख लीजिए। इसमें और जानना है कि ये अरावली जो है, अरावली श्रेणियां जो है विश्व की सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसकी गिनती जो है विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में किया जाता है। इसमें और हमको जानना है, वो ये जानना है कि अरावली की जो ये श्रेणियां हैं, अरावली की जो पर्वत है, इसके पश्चिम में, पश्चिम कौन हो गया? इधर, पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम हो गया इधर। तो इसके पश्चिम में 2 प्रमुख नदियां बहती हैं। पश्चिम में 2 प्रमुख नदियां बहती है, और वो नदियां बहती है, एक होती है लूनी तथा दूसरी है माही नदी। लूनी और माही नदी, ठीक है ना। लूही नदी और ये माही नदी, पर माही नदी के बारे में जान लीजिए। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो है माही नदी। और लूनी नदी जो है कि रेगिस्तानी इलाके की नदी है। राजस्थान जो कि रेगिस्तानी इलाका है, वहां की यह एकमात्र नदी है, रेगिस्तान की एकमात्र नदी। और ठीक है, भारतीय इलाके में इसका जो है कि निर्माण होता है, भारतीय इलाके में ही इसका पतन हो जाता है, जान लीजिए। लूनी नदी जो है और माही नदी जो है वो पश्चिम से नीचे की ओर आती है, ठीक है ना। तो ये जो लूनी नदी है ये हो गया अपना कच्छ का रण, इसको कहा जाता है कच्छ का रण कहा जाता है। तो लूनी की नदी कच्छ के रण में विलुप्त होती है या विसर्जित हो जाती है, और माही नदी जो है वो होती है खंभात की खाड़ी में। ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा हो गया खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी।
तो दोस्तों ये प्रमुख प्रश्न थे अरावली की श्रेणियों से संबंधित, ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और अगर सब पे एक ही साथ बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइम भी स्पेंड होगा, तो हम बाकी पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज भर इतना ही दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जीवन में अच्छे से अच्छे मुकाम हासिल कीजिए, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी मनसा है। आप जितना सफल होंगे, अगर मेरे मेहनत से कोई एक विद्यार्थी अगर सफल होता है, कोई एक व्यक्ति अगर अपना मुकाम हासिल करता है, तो मैं अपना जीवन धन्य मानूंगा। ये मेरा एक तरह से परोपकार है, सोशल वर्क है दोस्तों। इसमें आप सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा साथियों को इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरी शुरुआत है और ये अनवरत जारी रहेगा। जैसे ही मुझे जो है कि अवसर मिलेगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।